दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपसे व्याकरण नहीं बनता। अधिकतर बच्चों से व्याकरण नहीं बनता है, जो व्याकरण के कारण भाषा का समझ नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि व्याकरण आपका मजबूत हो। छात्रों नमस्कार। हिंदी व्याकरण कहते हैं कि किसी भाषा की जान उस भाषा का व्याकरण होता है। वैसे ही कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए हम ऐसा व्याकरण आपको देना चाह रहे हैं जिससे आपका हिंदी इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी विषय में बहुत से वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं और आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार बोल सकते हैं किसी भी विषय से। तो जब हमारा कैसे है कि किसी मकान में उसकी नींव यदि मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है, वैसे ही यदि व्याकरण आपका मजबूत रहेगा तो आप विषय में पारंगत होंगे और विषय का ज्ञान आपको ज़्यादा होगा। तो जब आप सभी भाग देखेंगे हमारे, तो ही आपको हमेशा के लिए व्याकरण आपका मजबूत हो जाएगा और आप विषय में कोई प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और विषय को अच्छे से आप समझ सकेंगे, क्योंकि भाषा ही समझने की पद्धति होती है। इसलिए छात्रों को व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। व्याकरण आपका मूल जड़ है जिसके कारण आप विषय को समझते हैं। इसलिए व्याकरण को विशेष रूप से देखें। सभी के लिए कॉलेज भी पढ़ लेते हैं लड़के, लेकिन उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। तो व्याकरण एक ऐसी चीज है जो हमको हमेशा उससे जुड़े रहना चाहिए और व्याकरण के साथ जो है हमें बने रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम भाग 1 से शुरू करेंगे और पूरे भाग आपको देखना है। हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण, अध्याय 1 है। इसमें आप चित्र देख रहे हैं, पहले चित्र और दूसरे चित्र। चित्र देख करके पहले चित्र में नेताजी क्या कर रहे हैं और दूसरे चित्र में लड़की क्या कर रही है। पहले चित्र में नेताजी भाषण दे रहे हैं, दूसरे चित्र में लड़की पत्र लिख रही है। चित्रों के बारे में आप अपनी बात बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने के लिए बोलने या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर के चित्रों में नेताजी अपने मन के विचार या भाव बोलकर प्रकट कर रहे हैं, जबकि लड़की अपने मन की बात पत्र में लिखकर प्रकट कर रही है। मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेना पड़ता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा आप अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के प्रकार। इस परिभाषा के आधार पर भाषा 2 रूप दृष्टिगत होते हैं। का मौखिक या कथित भाषा, जैसे दूरदर्शन पर समाचार वाचिका बोलकर समाचार सुनाती है तथा श्रोतागण उसे सुनकर समझ लेते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। खा लिखित भाषा, जैसे विनीता ने अपनी माता जी को पत्र द्वारा अपने नए विद्यालय के बारे में बताया तथा उसकी माता जी ने उसे पढ़कर समझ लिया। यह भाषा का लिखित रूप है। ध्यान रखिए,
मौखिक भाषा को सीखना नहीं पड़ता, जबकि लिखित भाषा को सीखना पड़ता है। कभी कभी संकेतों द्वारा भी मन की बात प्रकट की जाती है। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कि यातायात पुलिस जो है संकेत के द्वारा वाहनों को क्या ये कर रहा है। जैसे शिक्षिका जो है संकेत के द्वारा मुंह में उंगली रख करके बच्चों को चुप करने के लिए संकेत कर रही है। वाहनों को चलाने रुकने हैं ना। अतः स्पष्ट है कि कभी कभी संकेतों के द्वारा भी अपने मन की बात प्रकट की जा सकती है, परंतु ध्यान रखिए संकेत भाषा द्वारा सभी प्रकार के भावों को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं माना जाता और व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। प्रदेश देश की अपनी अपनी एक भाषा होती है जिसे उस देश के निवासी बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच तथा अरब देशों में अरबी और फारसी आदि। हमारे देश भारत की स्थिति अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। इस अकेले देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़। इनके अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी तथा नेपाली भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। नीचे एक वृक्ष या पौधा बना हुआ है जिसमें आपको भारतीय भाषाएं और विश्व की प्रमुख भाषाएं दिया हुआ है। अब भारतीय भाषाओं का दिया है हिंदी, तमिल, पूरा जो नेपाली, मलयालम, संस्कृत, गड़िया, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, कश्मीरी, तेलुगु, सिंधी। नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं। और विश्व की प्रमुख भाषाएं जैसे दिया है जापानी, अरबी, फारसी, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू, स्पेनिया, पुर्तगाली, जर्मन, रूसी, चीनी, अंग्रेजी। ये आपके दिए हुए। भारतीय विद्यालयों में प्राय हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त कई अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है। राजभाषा भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा उसी भाषा को सबसे पहले सीखता है। इसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। माँ तथा परिवार के दूसरे सदस्य जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। लिपि प्रत्येक भाषा के लिखने की विधि या ढंग अलग अलग होता है। किसी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां, जैसे भाषा और लिपि दिया है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। आइए भारत शब्द को विभिन्न लिपियों में लिखकर देखें। भारत है भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। लिपि जो है वो देवनागरी, हिंदी में, संस्कृत में भी देवनागरी, अंग्रेजी में रोमन, उर्दू में फारसी, पंजाबी में गुरुमुखी। उदाहरण भारत भारत और भारत ऐसा लिखा जाएगा। ध्यान रखिए उर्दू भाषा की लिपि फारसी को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है उर्दू को। यदि लिपि ना होती तो भाषा का लिखित रूप संभव नहीं होता तथा ज्ञान विज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह ने खाया, मेरे माताजी बीमार है, बच्चे छत में खेल रहे हैं।
उपर्युक्त तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। जब आप ऐसे वाक्य लिखते हैं तो आपके अध्यापक व अभिभावक उनके शुद्ध रूपों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं तथा यह भी बतलाते हैं कि वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। उपर्युक्त वाक्य के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। उसने खाना खाया, मेरी माताजी बीमार है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के नियमों से ही हम भाषा का सही बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्याकरण के विभाग भाषा, वर्ण, शब्द और वाक्य तीन ही है। किसी भाषा के मुख्य रूप से तीन अंग होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जैसे का, चा, टा, ता, पा आदि। वर्णों के सार्थक समूह शब्द जैसे कमल, गगन आदि। फिर शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। कमल और गगन आए। इस आधार पर व्याकरण के तीन विभाग माने गए हैं। व्याकरण के विभाग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के विभाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार व्याकरण के इस विभाग के वर्णों के रूप में उनके भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार इस विभाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार व्याकरण के इस विभाग में वाक्य रचना का विराम चिन्ह आदि की चर्चा की जाती है। इनके विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। साहित्य हर भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया जाता है। इसी का नाम साहित्य है। किसी भाषा के ज्ञान के संकेत कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, पत्र आदि गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य में गीत, कविताएं जैसे रचनाएं पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण प्रेमचंद्र की कहानियां, उपन्यास, जयशंकर प्रसाद के नाटक, ये तुलसी कृत, रामचरित्र, सूरदास कृत, सूरसागर, कबीर, रहीम के दोहे, अन्य कवियों की कविताएं, ये जो है पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं।